अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य की पूरी नाकाबंदी घोषित की है। अगर ईरान नागरिक जहाज़ों पर हमला करता रहा तो वहां कुछ भी न अंदर जा सकेगा न बाहर निकल सकेगा। पिछली रात बातचीत विफल रही। आज सुबह ट्रंप ने नई रणनीति घोषित की। देखिए, जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, ईरान ने 22 नागरिक जहाज़ों पर हमला किया, 10 क्रू मेंबर को मारा और करीब 800 जहाज व 20,000 नाविक फंसा दिए। इन आतंकवादी हमलों की वजह से अमेरिका ने आज सुबह एक नई नीति की घोषणा की है। यही वह है जो ट्रंप ने आज सुबह जारी किया। तो लीजिए, यही है। बैठक अच्छी रही, ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन असल मायने रखने वाला बिंदु परमाणु नहीं था। तुरंत प्रभाव से संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन है, हर उस जहाज को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी जो होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करेगा। किसी समय पर हम उस स्थिति तक पहुंचेंगे जहां सभी को अंदर जाने की अनुमति होगी, सभी को बाहर जाने की अनुमति होगी। बेस पर ईरान ने कहा कि वहां कोई माइन हो सकती है जिसकी जानकारी सिर्फ उन्हें है, और ऐसा होने नहीं दिया। यह वैश्विक जबरन वसूली है और देशों के नेता, खासकर अमेरिका के, इसके शिकार नहीं होंगे। मैंने नौसेना को निर्देश दिया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऐसे जहाज़ों को रोके जिन्होंने ईरान को टोल दिया हो। अवैध टोल देने वालों को समुद्र में सुरक्षित मार्ग नहीं मिलेगा। हम जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगें नष्ट करना शुरू करेंगे। जो भी ईरानी हम या शांतिपूर्ण जहाज़ों पर गोली चलाएगा, उसे नर्क भेजा जाएगा। ईरान इस हालात का हल सबसे बेहतर जानता है, क्योंकि उसका देश पहले ही तबाह हो चुका है। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनकी एंटी एयरक्राफ्ट रडार बेकार हो चुकी है, और हमूनी और उनके ज़्यादातर नेता मारे जा चुके हैं। ये सब उनकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुआ है। नाकाबंदी जल्द शुरू होगी, कई देश इसमें शामिल होंगे। ईरान को अवैध जबरन वसूली से मुनाफा नहीं कमाने दिया जाएगा। वे पैसा चाहते हैं, और उससे भी ज़्यादा वे परमाणु शक्ति चाहते हैं। इसके अलावा उचित समय पर हम पूरी तरह से तैयार हैं, और हमारी सेना ईरान के बचे खुचे हिस्से को भी खत्म कर देगी। अब मुझे कुछ संदर्भ देने दीजिए, क्योंकि यह अमेरिका की एक हफ्ते पहले की कोशिश के बिल्कुल विपरीत लगता है। याद रखें, हाल ही में समुद्र में रूसी और ईरानी तेल पर प्रतिबंध हटा दिए गए थे। इन कदमों का उद्देश्य था बाजार में आपूर्ति बढ़ाना, ताकि तेल की कीमतें घटे। फैसले की सोच सीधी थी। तेल की कीमतें गिरने पर ईरान का स्टेट पर दबदबा खत्म हो जाता है, और इससे संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध जारी रखने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है, जब तक कि कोई ऐसा समझौता न हो जाए जिससे अमेरिका संतुष्ट हो। पर उस रणनीति के बड़े नुकसान भी थे। जैसा हर फैसले में होता है, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं। पुरानी रणनीति का नुकसान था कि ईरान तेल निर्यात से पैसा कमा सकता था और जहाज जलडमरू मध्य में आ जा सकते थे। और इसके अलावा रूस भी इस युद्ध से पहले जितना पैसा नहीं कमा सकता था, उतना अब कमा रहा था, क्योंकि समुद्र में रूसी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए थे। हालात तब और बिगड़ गए जब अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत जलडमरू मध्य का इस्तेमाल नहीं कर सके। इसका मतलब है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से पैसा कमा रहा था, जबकि अमेरिकी सहयोगी नहीं कमा पाए, क्योंकि ईरान ने उनके जहाज ब्लॉक कर दिए थे। अब जाहिर है, प्रशासन को जब उन्होंने वह फैसला लिया तो उसके नुकसान का पता था। वो मूल रूप से ये दाव लगा रहे थे कि जब तक तेल बाजार में है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ईरान से आया है या रूस से, क्योंकि इससे दाम नीचे आते हैं, और अमेरिका को ज्यादा समय मिलता है कि जब युद्ध खत्म हो तो बातचीत से समाधान निकाला जा सके। अब जब पता चला बातचीत हुई थी और ईरान ने रुख नहीं बदला, उनके पास अभी भी परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं जिन्हें वे छोड़ने को तैयार नहीं हैं, और यही वजह है कि रणनीति बदल रही है। अब ईरानी जहाज़ों को आने जाने देने के बजाय अमेरिका सब कुछ ब्लॉक कर रहा है। जब तक ईरान दूसरों को तेल नहीं भेजने देगा, तब तक उसका तेल भी होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर नहीं जाएगा। यही वह चीज़ है जिसे लोग मान रहे थे कि अमेरिका कर्ग द्वीप पर कब्जा कर हासिल करना चाहता है। कर्ग द्वीप से ईरान 90% तेल निर्यात करता है। अगर उस द्वीप पर कब्जा हो जाए तो ईरान अपनी आमदनी का एकमात्र स्रोत खो देगा। खाड़ी की नाकाबंदी से भी यही असर होता है, पर इसमें
सैनिक नहीं उतारने पड़ते। अब ईरान के पास एक सीधा विकल्प है, या तो हर किसी के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खोल दे या फिर खुद अपनी सारी आमदनी खो दे। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, हर फैसले के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और इसी तरह इस रणनीति के भी कुछ नुकसान हैं। इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, एक छोटी सी याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये एल्गोरिदम में मदद करता है, खासकर खबरें कवर करते समय, क्योंकि YouTube कभी कभी हमारे वीडियो नहीं दिखाता। सब्सक्राइब करने से हमारे सारे वीडियो देखने का मौका मिलता है। अब नुकसान की बात करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कीमतें अचानक बहुत बढ़ सकती हैं। अब अमेरिका को उम्मीद है कि इससे अन्य देशों को समझ आएगा कि ईरान क्या कर रहा है। वे तेल पर निर्भर सभी नागरिकों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान कीमतें बढ़ाना चाहता है क्योंकि यही उनका दबाव बनाने का तरीका है, और अगर कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़्यादा देश होर्मुज जलडमरू मध्य में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को फिर से लागू किया जाए। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा सवाल भी है, और वो सवाल ये है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका एक चीनी टैंकर को रोकने के लिए तैयार है जो ईरान से तेल ले रहा है, और हो सकता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में आ या जा रहा हो। इस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना सकती है जो ईरान युद्ध से भी बड़ी हो सकती है। चीन की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन वह अब भी बहुत शक्तिशाली है। वह ईरान से कहीं ज्यादा ताकतवर है और मुझे नहीं लगता अमेरिका वहां तनाव बढ़ाना चाहेगा। शायद मकसद ही यही है। देखिए, चीन ईरान का करीबी सहयोगी है। अगर चीन को तेल न मिले तो वह ईरान पर परमाणु हथियार छोड़ने और समझौता स्वीकारने का दबाव बढ़ा सकता है। सोचिए फिर क्या होगा। आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि अब कुछ और देश भी अमेरिका के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य को ईरान की समुद्री बारूदी सुरंगों से साफ कर रहे हैं। इन देशों में से एक जिसका जिक्र राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद किया वो है यूनाइटेड किंगडम। सुनिए, हमारे पास अत्याधुनिक पानी के भीतर बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज हैं जो सबसे नए और बेहतरीन हैं, लेकिन हम पारंपरिक बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज भी ला रहे हैं। मेरी समझ में यूनाइटेड किंगडम समेत कुछ देश बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज भेज रहे हैं, जबकि कई देशों के पास ये नहीं है। सोचिए, उनके पास 28 बारूदी सुरंग बिछाने वाली नावें थी। किस देश के पास 28 बारूदी सुरंग बिछाने वाली नावें थी? बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 28 नावें। कौन सा देश? अब वे पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, अब मौजूद नहीं है। हमने उनकी पूरी नौसेना को खत्म कर दिया। उनके पास 158 जहाज और 28 बारूदी सुरंग बिछाने वाली नावें हैं। हमने ये 4 दिनों में किया और वे सभी समंदर की तह में हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है। उनकी अगर आप देखें एंटी एयरक्राफ्ट, उनके सारे रडार बंद हो चुके हैं। एंटी एयरक्राफ्ट, उनका डिफेंस प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और आप जानते हैं, दुख की बात यह है, और मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब कुछ खत्म कर देते हैं। उनके नेताओं को भी उनकी सैन्य ताकत खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तुलना में उनकी मिसाइलें अब बस नाम मात्र रह गई हैं। यहाँ एक और रणनीति सामने आती है। मान ले कि अगले कुछ दिनों में ईरानी बारूदी सुरंगें साफ हो जाती है। अब अमेरिकी नौसेना गैर ईरानी टैंकरों को होर्मुज जलडमरू मध्य से ले जा सकती है, जैसा कि अमेरिकी युद्धपोतों ने कल आजमाया था। वे फारस की खाड़ी में गए, होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया और फिर वापस बाहर आ गए। अब वही युद्धपोत कंपनियों को भरोसा दिलाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं कि वे टैंकर लेकर होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल ले जा सकते हैं और लौट सकते हैं। अगर अमेरिका ऐसा करता है और ईरान इन नागरिक जहाज़ों या अमेरिकी युद्धपोतों पर हमला शुरू करता है तो युद्ध विराम तोड़ने वाला ईरान होगा, अमेरिका नहीं। अमेरिका के नज़रिए से भले ही बातचीत असफल हो गई हो, युद्ध विराम अभी भी लगभग 11 और दिनों तक लागू है। अगर ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करना चाहता है तो उसे अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करना होगा, जिससे युद्ध विराम टूट जाएगा और दुश्मनी फिर शुरू होगी। इससे अमेरिका को संघर्ष बढ़ाने का औचित्य मिलता है, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। संघर्ष बढ़ने की बात करें तो प्रशासन की ओर से एकीकृत संदेश आ रहे हैं जो युद्ध की शुरुआत से अब तक नहीं थे। अब मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशासन अमेरिकी जनता को ये कारण नहीं बता रहा है कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, लेकिन देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध के पहले कुछ हफ्तों में प्रशासन कई अलग अलग कारण बता रहा था
कि अमेरिका को जो करना पड़ रहा है वह क्यों कर रहा है। लेकिन अब सिर्फ एक ही कारण है। अब कोई भ्रम नहीं, बस एकजुट संदेश है। संदेश साफ है, ईरान परमाणु इरादे छोड़ने को तैयार नहीं। यही हर बयान में बार बार दोहराया जा रहा है, चाहे वो आज सुबह आया हो या कल रात। यह प्रशासन के सभी सदस्य दोहरा रहे हैं। इस तरह का एकजुट संदेश अमेरिकी जनता के एक बड़े हिस्से को आगे आने वाली किसी भी चीज के पीछे खड़ा होने का बेहतर मौका देता है, और मेरा अनुमान है कि यही उनमें से एक लक्ष्य है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह फोन इंटरव्यू में यही बात दोहराई, सुनिए। और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है मिस्टर प्रेसिडेंट। जो लोग इसे इतनी बारीकी से नहीं देख रहे हैं, क्या आप उन लोगों को समझा सकते हैं कि अमेरिका के लिए ईरान में जाना क्यों जरूरी था? क्या आप बता सकते हैं कि उस कदम के पीछे क्या वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका के लिए ईरान में जाना इतना जरूरी हो गया था? हाँ, बहुत आसान। अब तक आपने मुझसे जो भी सवाल पूछे हैं ये सबसे आसान है। उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, उनके पास परमाणु हैं। वे जो उनके पास है उसका और संवर्धन करना चाहते हैं, वे उसे और ज्यादा संवर्धित करना चाहते हैं। जैसा आप जानते हैं, हमने B-2 बम वर्षकों से उसे नष्ट किया। अगर ऐसा ना करते तो 1 महीने में उनके पास परमाणु हथियार होता। दूसरे शब्दों में, खूबसूरत B-2 बम वर्षकों ने उनकी तीनों साइट्स पूरी तरह नष्ट कर दी। उनकी 3 साइट्स थी। अब वे जमीन के गहरे नीचे हैं, टनों पत्थर के नीचे। उस सामग्री को निकालना होगा, लेकिन वहां कैमरे और स्पेस फोर्स के सैटेलाइट्स हैं। स्पेस फोर्स मेरी बड़ी उपलब्धि थी, बहुत जरूरी है। हम उन पर और इलाके के हर पहलू पर नजर रख रहे हैं। वे हमारी जानकारी के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत गहराई में है, उसे बाहर निकालने में समय लगता है। ये एक अद्भुत हमला है। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो 1 महीने में उनके पास परमाणु हथियार होता, जिसे वे इजराइल और मध्य पूर्व पर इस्तेमाल करते। देखिए, वे 5 देशों को निशाना बनाया जो शायद कुछ हद तक तटस्थ थे मेरी समझ में। मुझे नहीं पता कि वे कितने दोस्ताना थे, लेकिन वे हमले के निशाने पर नहीं थे। उन्होंने UAE पर शायद 1800 मिसाइलें दागी। उन्होंने सऊदी अरब पर बहुत मिसाइलें दागी और कतर पर भी बहुत मिसाइलें दागी। उन्होंने बहरीन पर भी मिसाइलें दागी। मेरा मतलब है, वे पागल हो गए थे और हर कोई हैरान था। असल में ये हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि वे सभी तुरंत हमारे साथ आ गए, आप जानते हैं, एक समय पर। मेरा मतलब है, या तो वे डर जाएंगे या फिर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वे सभी हमारे साथ जुड़ गए और बहुत मददगार रहे हैं। इन सभी देशों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, और कुवैत ने भी। यही वो मुख्य बात है जिस पर मैं आना चाह रहा था, और यही वजह है कि आप मानते हैं कि वे परमाणु हथियार नहीं रख सकते, क्योंकि वे उनका इस्तेमाल करेंगे। और यही मैं चाहती थी कि आप दर्शकों को समझाएं। हाँ, मुझे लगता है कि वे इसका इस्तेमाल करेंगे, और वे इसकी शुरुआत इजराइल से करेंगे। और एक हथियार इतना नुकसान कर सकता है जैसा कभी नहीं देखा गया। शायद बड़ा हथियार उसे पूरी तरह मिटा दे। नहीं, उसे पूरी तरह मिटा दे। उन्हें एक से ज्यादा की जरूरत नहीं है। और फिर वे मध्य पूर्व को निशाना बनाएंगे, और आखिरकार वे यहाँ भी आ जाएंगे। फिर उन्होंने यह भी पुष्टि की कि चीन सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी गोलार्ध के अन्य देशों के साथ मिलकर वह तेल प्राप्त कर सकता है जो वह पहले ईरान से लेता था। इस बयान से लगता है कि अमेरिका कोशिश करेगा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर आने पर चीनी जहाजों को भी नाकाबंदी करे। ये ऐसी चीज है जिसे हमें बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि ये आगे चलकर कहानी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा वो ये है, चीन अपने जहाज हमारे पास भेज सकता है। चीन अपने जहाज वेनेजुएला भेज सकता है। हमने कहा, वेनेजुएला से खरीदो, हमारे पास ओवर कैपेसिटी है, हम उन्हें कम दाम में बेचेंगे। मेरा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छा संबंध है। हम साथ में अच्छे से काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वे हमें अच्छी खासी रकम दे रहे हैं। पहले हमें पैसा नहीं मिला था। मैंने गॉर्डन चैंग को सुना, उसे पता नहीं वो क्या कह रहा है। हम चीन पर बहुत सख्त रहे हैं, सख्त लेकिन न्यायपूर्ण। और आप जानते हैं, ये एक अद्भुत जगह है। मेरा चीन से अच्छा संबंध है और वे मेरी बात मानते हैं। मैंने चीन से आने वाली सभी कारों पर 100% टैरिफ लगाया है, जो यूरोप को नुकसान पहुंचा रहा है। वे यूरोप का नुकसान कर रहे हैं क्योंकि वे मर्सिडीज और BMW से कारोबार छीन रहे हैं। हमारे देश में चीनी कारें नहीं हैं क्योंकि वे जनरल मोटर्स और फोर्ड को बर्बाद कर देती। इससे ये कंपनियां खत्म हो जाती। तो मैंने 100% टैरिफ लगा दिया, और ईमानदारी से कहूँ तो बाइडेन ने इसे लागू रहने दिया, जो मेरे लिए हैरान करने वाली बात है। ये लगभग इकलौती अच्छी चीज है जो उन्होंने की, लेकिन उन्होंने इसे लागू रहने दिया।
तो हमारे पास वो समस्या नहीं है जो उनके पास है, आप जानते हैं। और यूरोप में उन्हें जबरदस्त आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे इन चीनी कारों से पूरी तरह भर गए हैं।